कड़ाके की सर्दियों का समय था। मौसम भी बहुत खराब हो चला था और बारिश लगी हुई थी। रवि और पिंकी भीगते हुए अपने स्कूल से घर आते हैं। अरे इतनी बारिश हो रही थी तो तुम दोनों घर क्यों आ गए? कहीं रुक जाते। अगर बीमार पड़ गए तो? माँ, मैंने इसको बोला था कि थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं। हमारे पास एक एक ही स्वेटर है। बारिश में ये भी भीग जाएगा तो कल क्या पहनेंगे। तो इसने बोला कि आज माँ ना नया स्वेटर लेकर आएगी, इसलिए हम भीगते हुए ही घर आ गए। माँ, वैसे आप हमारे लिए नया स्वेटर ले आए? दिखाओ कहाँ है स्वेटर। आपको पता है, आज फिर हम दोनों घर का स्वेटर पहन कर गए थे तो टीचर ने हम दोनों को प्रिंसिपल के पास भेजा था। हाँ माँ, वो दीदी ने बोला कि आप नया स्वेटर लेकर आओगी, इसलिए उन्होंने हमें छोड़ दिया, नहीं तो हमारी बहुत पिटाई करते। वैसे माँ, हमारा नया स्वेटर तो दिखाओ। अपने दोनों मासूम बच्चों की बात सुनकर रमा बहुत परेशान हो जाती है तुम दोनों पहले अपने कपड़े बदल आओ, नहीं तो ठंड लग जाएगी। और मन ही मन में सोचती है। ये इनको बोलना होगा जल्दी से पैसे भिजवाओ। पहले तो बिना कहे भिजवा देते थे, इस बार पता नहीं अभी तक पैसे क्यों नहीं भिजवाए। माँ, अब स्वेटर तो दिखाओ। वो बेटा, मैं तुम लोगों के लिए नया स्वेटर लेने के लिए जा ही रही थी कि इतनी तेज बारिश आ गई, इसलिए मैं नहीं जा पाई। कल मैं पक्का तुम दोनों के लिए नया स्वेटर लेकर आऊंगी और कल तक तो बारिश भी बंद हो जाएगी। क्या माँ, आपने कहा था कि कल ले आओगी। मैं कल फिर से ये घर का स्वेटर पहनकर स्कूल नहीं जाऊंगी। आपको पता है, टीचर ना सब बच्चों के सामने सुनाती है। हाँ माँ, मैं भी नहीं जाऊंगा। मुझे प्रिंसिपल से बहुत डर लगता है। ठीक है, तुम दोनों कल स्कूल नहीं जाना, मैं तुम दोनों के लिए कल स्वेटर जरूर लाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद रमा खाना बनाकर अपने दोनों बच्चों के साथ बैठकर खाना खा ही रही होती है तो उसका पति विनोद आ जाता है। अरे आप आ गए जी। आप तो अगले हफ्ते आने वाले थे और मैं आपको सुबह फोन करने ही वाली थी। विनोद रमा की बात का कोई जवाब नहीं देता है। क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अब क्या बताऊं रमा, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था वो कंपनी बंद होने जा रही है। कुछ वर्कर्स को तो उन्होंने दूसरी कंपनी में भेज दिया, लेकिन मुझे घर जाने को कहा और पिछले महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली। मैंने उन्हें बहुत बोला कि मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। सब खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह अरे, तुम दोनों अभी तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुए? पिताजी, मैंने और रवि ने माँ से पूछकर छुट्टी की है। रमा, तुमने बच्चों को आज स्कूल क्यों नहीं भेजा? तुम्हें पता भी है एक दिन में ही स्कूल नहीं जाने पर बच्चों की पढ़ाई का कितना नुकसान होता है। फिर रमा विनोद को सारी बात बताती है। फिर विनोद रमा को कुछ रुपए देता है और कहता है, ये लो कुछ पैसे, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, तुम इनसे बच्चों के लिए स्वेटर ले आना। रमा उन पैसों को लेकर अपने बच्चों के लिए स्वेटर लेने बाजार जाती है। वहां एक बूढ़ी औरत प्याज बेच रही थी और एक दूसरी औरत उन बूढ़ी अम्मा पर गुस्सा कर रही थी। ये क्या प्याज बेच रही हो? आप इतने छोटे छोटे प्याज बेचती हो। ऐसे प्याज तो ना हम ऐसे ही फेंक देते हैं। घर में यही प्याज पड़े थे। मेरा पोता बहुत बीमार है, उसकी दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और ना ही इस बुढ़िया को अब कोई काम देता है। सोचा ये प्याज बेचकर कुछ पैसे मिल जाते तो मैं अपने पोते को दवाई दिलवा देती। माँ जी, आप ऐसा करो, ये प्याज मुझे दे दो और जो मेरे पास ये पैसे हैं आप ले लो। शायद इससे आप अपने पोते के लिए दवाई ले आएंगी। यह सुनकर वो अम्मा बहुत खुश होती है और वो सारे प्याज रमा को दे देती है और पैसे लेकर चली जाती है। रमा भी प्याज लेकर अपने घर आ जाती है। इन प्याजों को ज़्यादा दिन तक तो रख नहीं सकते
क्यों न मैं इन प्याजों को घर के आंगन में फिर से बो दूं। सर्दियों का समय है, हो सकता है ये प्याज फिर से उग आए। रमा उनमें से कुछ प्याज घर के पास ही आंगन में बो देती है और कुछ प्याज घर में खाना बनाने के लिए रख लेती है। अगले दिन जब रमा सुबह उठकर देखती है तो वह हैरान हो जाती है, क्योंकि पूरे खेत में एक ही दिन में हरे प्याज आ गए थे। अरे ये क्या चमत्कार हो गया! ये प्याज तो एक दिन में इतने बड़े हो गए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अजी सुनते हो, जल्दी उठो, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। रमा की आवाज सुनकर विनोद हड़बड़ाकर बाहर आ जाता है और प्याजों से भरे हुए छोटे से खेत को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे इतने सारे प्याज, कल तक तो खेत में कुछ भी नहीं था। फिर रमा कल वाली पूरी बात विनोद को बता देती है। विनोद और रमा दोनों मिलकर खेत से प्याज निकालते हैं। फिर विनोद उन प्याजों को टोकरी में भरकर बाजार में बेचने जाता है। दुकानदार इतने ताजे और हरे प्याज देखकर पूरे प्याज विनोद से खरीद लेता है और उसके बदले उसे बहुत अच्छे पैसे देता है। घर लौटते समय विनोद बच्चों के लिए स्कूल के स्वेटर ले आता है। अब तुम दोनों हर रोज स्कूल जाओगे। देखो, मैं तुम दोनों के लिए स्वेटर लेकर आया हूँ। बच्चे बहुत खुश होते हैं और अगले दिन नए स्वेटर पहनकर अपने स्कूल जाते हैं। फिर अगले दिन विनोद और रमा देखते हैं कि उनके छोटे से आंगन वाले खेत में उतने ही प्याज उग आए हैं। लग नहीं रहा कि मैंने कल 2 टोकरी प्याज बेचे थे। जरा देखो इन खेतों को, ये तो अभी भी भरे हुए हैं। आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो जी। देखो तो खेत में कोई सी भी जगह खाली नहीं है। इस तरह विनोद हर रोज प्याज लेकर बेच आता था और धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई और वे दोनों वहां रहने वाले गरीब लोगों की भी आर्थिक सहायता किया करते थे। समय की बात है, रूपनगर गांव में 2 फल विक्रेता आते हैं, रघु और राम। वे दोनों वहां के बाजार में फलों का दाम पता करते हैं। आम कितने रुपए किलो है? 100 रुपए किलो है भाई साहब। और पपीता कैसे दिए? पपीता 50 रुपए किलो है भाई साहब। क्या आपके पास अंगूर है? अंगूर नहीं है, वो तो आपको पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, हमने भी पूरा बाजार ढूंढा पर हमें अंगूर कहीं नहीं मिला। वैसे अब तो अंगूर का सीजन भी शुरू हो गया है। आपको गांव में सभी फल मिलेंगे पर अंगूर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पर ऐसा क्यों है? अंगूर कोई महंगा फल तो है नहीं। गांव में कोई अंगूर बेचता ही नहीं है और ना ही कोई खरीदता है। फिर रघु और राम वहां से चलते हैं और रघु राम से कहता है, देखो भाई, यही अच्छा मौका है। इस गांव में कोई भी अंगूर नहीं बेचता है। अगर हम लोग अंगूर बेचेंगे तो हमारा अच्छा मुनाफा होगा। सही कहा भाई तुमने। बाकी सभी फल तो हर दुकान में मिल रहे हैं। एक अंगूर ही ऐसा फल है जो ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है। अगर हम अंगूर की खेती करेंगे तो हम कम समय में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो शुभ काम में देरी कैसी? चलो शुरू करते हैं। ऐसा कहकर रघु और राम गांव के जमींदार के यहाँ जाते हैं। देखिए जमींदार साहब, हम फल विक्रेता हैं और अभी अभी आपके गांव में आए हैं। हमें एक बगीचे की जरूरत है। वो सब तो ठीक है, पर आप उस बगीचे में कौन सा फल उगाएंगे ये तो बताइए। वो सब तो हम आपको नहीं बता सकते। बस ये समझ लीजिए कि एक ऐसा फल जो यहाँ के बाजारों में मिल ही नहीं रहा है। हम उस फल को उगाएंगे और उसे बेचेंगे। मगर उसका कुछ नाम तो होगा। बिना नाम जाने मैं आपको बगीचा कैसे दे सकता हूँ? फल का नाम जानने से बगीचा देने का क्या मतलब है? आप बस हमें एक किराए पर बगीचा दे दीजिए। पर अगर वो तुम्हारा फल बिका नहीं और तुमने मुझे हर महीने बगीचे का किराया नहीं दिया तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। अगर फल नहीं भी बिकेगा तो भी हम अपनी जेब से आपको बगीचे का किराया दे देंगे। जैसी आप लोगों की इच्छा। आइए, मैं आपको बगीचा दिखाता हूँ। फिर जमींदार रघु और राम को बगीचा दिखाकर दे देता है। फिर दोनों मिलकर बगीचे में खुदाई करके अंगूर के बीज बो देते हैं। लो भाई, पौधे लगाने का काम तो खत्म हो गया। अब इन्हें खाद और पानी देना होगा, तभी जाकर जल्दी से फल खाने को मिलेगा। देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाती है और पूरा बगीचा अंगूर से भर जाता है। देखो भाई, हमारी मेहनत रंग लाई है। हाँ हाँ, अब हम जल्दी ही इन अंगूरों को बाजार में बेचेंगे
और बाजार में अंगूर की एक बड़ी दुकान खोलेंगे। फिर रघु और राम बगीचे से घर की तरफ जाते हैं तो उनको रास्ते में जमींदार मिल जाते हैं। बताइए जमींदार साहब, क्या बात है? और क्या बात होगी, 6 महीने हो गए और तुम लोगों ने मुझे बगीचे का 1 महीने का किराया भी नहीं दिया। मुझे मेरे बगीचे का किराया चाहिए। अरे जमींदार साहब, आप परेशान मत होइए, आपका बगीचा हमारे लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। हमने जो फल उगाए थे वो अच्छी मात्रा में हुए हैं और अब हम जल्दी उन्हें बेचकर आपके 6 महीने का किराया एक साथ दे देंगे। बस 1 महीना और इंतजार कीजिए, आपको आपका किराया मिल जाएगा। ठीक है, मैं 1 महीना और इंतजार कर लेता हूँ, पर इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। 1 महीने बाद हम लोग खुद ही पैसा लेकर आपके कुछ पास दिन आ बाद जाएंगे। रघु और राम अपने बगीचे से काफी सारे अंगूर तोड़कर अपने ठेले पर रखकर गांव के बाजार में बेचने लगते हैं। ले लो, ताजे ताजे अंगूर ले लो। भाई साहब, अंगूर कैसे दिए? 100 रुपए किलो। 1 किलो दे दीजिए। फिर वह औरत अंगूर लेके चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब दूसरे ग्राहक रघु और राम से अंगूर लेने आते हैं, फिर वही औरत जोर से चिल्लाती हुई आती है। अरे रे, ये तो ठग लोग हैं। इन्होंने मुझे जो अंगूर बेचे हैं वो अंगूर कम, लोहे की जंजीरें ज्यादा लग रही है। लोहे के अंगूर? तुम पागल तो नहीं हो गए? यकीन नहीं आता तो खुद ही खा के देख लो ना। भाई, ये तो सच में लोहे का अंगूर है। ऐसा सुनकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर रघु राम से कहता है, अब क्या करोगे? देखते हैं क्या होता है आगे। रघु और राम बहुत परेशान हो जाते हैं। काफी सोचने के बाद वे गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाते हैं। ताऊ जी, हमारे उगाए हुए सारे अंगूर लोहे के अंगूर हो गए हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। बेटा, ये सब बूढ़ी लोमड़ी का श्राप है। कौन सी लोमड़ी? बहुत साल पहले एक भूखी लोमड़ी खाने की तलाश में इस गांव में आई और उसने यहाँ पर एक बहुत लंबी अंगूर की बेल देखी। वो अंगूर खाने के लिए बेल पर छलांग लगा रही थी, पर अंगूर तक नहीं पहुंच पाई। गांव वालों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और लोमड़ी ने इस गांव को श्राप दिया कि जिस तरह वो इस गांव के अंगूर नहीं खा पाई, उसी तरह आज के बाद इस गांव में कोई भी अंगूर नहीं खा पाएगा और सारे अंगूर लोहे के हो जाएंगे। इस श्राप को कैसे खत्म करेंगे? अगर तुम लोग पुरानी बेल के अंगूर ले जाकर उस लोमड़ी को खिलाओगे तो ये गांव इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। फिर रघु और राम उसी बेल के अंगूर तोड़कर लाते हैं और जंगल की तरफ निकल जाते हैं उस लोमड़ी की तलाश में। वो देखो, वहाँ पर लोमड़ी दिखाई दे रही है। फिर राम लोमड़ी के सामने अंगूर का गुच्छा फेंक देता है और लोमड़ी के अंगूर खाते ही रूपनगर गांव शाप मुक्त हो जाता है। फिर रघु और राम अपने बगीचे के सारे अंगूर बेचकर अच्छी कमाई कर लेते हैं और जमींदार को पूरा किराया दे देते हैं और उसी गांव में फलों की बड़ी सी दुकान खोल लेते हैं।